घनी घनी जय माता जी की। मैं चक्रवर्ती लखावत शिक्षा की इस ऑनलाइन क्रांति में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। शुरुआत इस चीज़ से कि क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, इस चीज़ के साथ में मुझे आप बताइए ताकि हम इस क्लास को आगे कंटिन्यू करें। मैं भी एक बार देख लेता हूं कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच पा रही है या कि नहीं पहुंच पा रही है। ये एक डेली रूटीन वाला प्रश्न बन गया है, पूछना ज़रूरी भी है क्योंकि आवाज़ आनी भी तो ज़रूरी है भैया। अगर आवाज़ आएगी तभी तो हम आगे की क्लास ले पाएंगे। तो एक बार हाँ, आवाज़ आ पा रही है आप लोगों तक मेरी, तो चलो धन्यवाद। आशुतोष सोदा साहब पधार चुके हैं। सोदा साहब जय माता जी की, आपको बहुत बहुत। प्रेमलता व्यास दीदी आ चुके हैं, आदि योगी जी आ चुके हैं। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और इस पढ़ाई की दिशा को गति देते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। बड़े शानदार तरीके से हम जिस पढ़ाई को कर रहे हैं उस पढ़ाई को और भी शानदार करते हुए हमने इस क्लास के बाद से एक इंटीग्रेटेड क्लास चलाने वाला जो प्रारंभ किया है मुख्य रूप से। अच्छा, ये किस किस के लिए काम आने वाली क्लास है ये एक बार मैं बता देता हूं आपके। हम जो टॉपिक आज देख रहे हैं जनजातीय आंदोलन, जो पिछली क्लास से कुछ हमारा बच गया था, हम वो देख रहे हैं। और इसके साथ में हम देखेंगे राजनीतिक जन जागरण। इस राजनीतिक जन जागरण में हम दो चीजें देखने वाले हैं भैया। कौन कौन सी दो चीजें देखेंगे सर? कुछ समाचार पत्र देखेंगे जो सीधे सीधे एग्जाम में बनते हैं आपके। नंबर 2 क्या देखोगे सर? नंबर 2 राजनीतिक संगठन है। उन राजनीतिक संगठनों के प्रश्न यहाँ एग्जाम में बनते हैं, हमेशा हमेशा बनते हैं। तो उन दोनों को अच्छे से तैयार करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और सर ये सिलेबस जो आप बता रहे हैं ये हमारे किस किस एग्जाम में काम आ सकता है, ये कहाँ कहाँ दिया हुआ है? अरे सर ये वाला टॉपिक आपके सब इंस्पेक्टर में दिया हुआ है, ये वाला टॉपिक आपको थानेदार बनाने वाला है, आपके कंधे पे 2 स्टार लगवाने वाला है, ठीक है। ये और कहाँ लगवाने वाला है? ये आपको मुहर प्रदान करने वाला है। ये वाला टॉपिक आपको एक क्षमता प्रदान करेगा कि आप किसी की ओबीसी प्रमाण पत्र पे, किसी और प्रमाण पत्र पे आप अटेस्टेड कर सको। उस अटेस्टेड को करने की क्षमता जो प्रदान करेगा वो ये वाला टॉपिक करेगा। सर ये और टॉपिक क्या करेगा? ये आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाएगा, या आपको ग्रेड लेवल 1 या लेवल 2 जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं वो बनाएगा। आप अगर लेब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके सिलेबस में भी ये टॉपिक बड़ा अच्छे से दे रखा है। और अगर आप वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं तो इन सारी चीजों को इंटीग्रेटेड करके हम पढ़ने वाले हैं भैया। बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है टॉपिक ये वाला। हम समाचार पत्रों को देखेंगे, जनजाति आंदोलन को देखेंगे, बिना इधर उधर की बात के सीधा मुद्दे की बात पे आ जाते हैं जो हमारी क्लास का हमेशा से विषय वस्तु रहा करता है। उस विषय वस्तु पे आ जाते हैं हम सीधा सीधा सा। सर ये सब दिख रहा है क्रिएटिव पर्सन, अच्छा ठीक है सर, क्या दिख रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हम आते हैं आगे विषय के मुख्य मुद्दे पर, और मुख्य मुद्दे पर आते हैं हम देख रहे हैं हमारा मेव विद्रोह। कौन सा विद्रोह देखने वाले? जनजाति विद्रोह के हमने कारण देखे थे। जनजाति विद्रोह में हमने एक ही आंदोलन देखा था, जनजाति विद्रोह में हमने गोविंद गिरी वाला आंदोलन देखा था, और बेहद शानदार तरीके से हमने मेव विद्रोह भी देखा था। अब जो हम देखने वाले हैं भैया, उसको हम देखने वाले हैं वो है भैया मेर विद्रोह। बड़ा इंपॉर्टेंट विद्रोह, कक्षा 9 की किताब का जनजातीय आंदोलन का जो टॉपिक की शुरुआत जहां से होती है, उस पाठ की शुरुआत जहां से होती है, उस पाठ की शुरुआत इस मेर विद्रोह से होती है। अब तक इस यहां से प्रश्न नहीं बना है। और आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड ये चल रहा है, जितना जल्दी आप ट्रेंड को एनालाइज कर पाओगे उतना जल्दी ही आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वो बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है ना भैया। तो पहले क्या ट्रेंड रहा करता था कि जहां से प्रश्न बनते थे उसी प्रश्न को इंपॉर्टेंट बना के फिर से आ जाता था। अब ये ट्रेंड चल रहा है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा है या कोई छूटा हुआ मुद्दा है, मैं आगे क्लास के आगे बताऊंगा आपको मैं कि इतिहास के किस पार्ट से आजकल प्रश्न पूछे जाने लगे हैं, क्यों पूछे जाने लगे हैं, उसका मैं आपको कारण भी बताऊंगा। लेकिन अभी आपको यह ध्यान देना है कि हम लोग मेर विद्रोह करेंगे जो 1818 से लेके 1824 के बीच में चला है। यह आपको कक्षा 9 की किताब बता रही है, बड़ा महत्वपूर्ण है भैया। मेर 18 साल के हो चुके हैं तब उन्होंने विद्रोह प्रारंभ कर दिया था। अच्छा, मेर होते कौन है? मेर एक जनजाति है, क्योंकि हम जनजाति आंदोलन देख रहे हैं। ब्यावर के आसपास क्षेत्र में रहने वाली जो जनजाति है वो मेर जनजाति है।
सर क्या हो गया ऐसा जिसकी वजह से मेर जनजाति को विद्रोह का झंडा बुलंद करना पड़ा था साहब? अरे साहब ये हो गया था कि अंग्रेजों के आने से पहले, ये कारण पूछ सकते हैं हर तरीके से प्रश्न, वो होता है ना कई बार कथन कारण वाले में, कैसे भी मैं प्रश्न दूंगा आपको तब आपको बड़ा मजा आएगा, प्रश्न को करने का बड़ा मजा आएगा। जब मैं आपको प्रश्न दूंगा तब आपके दिमाग के जो हैं तार और ज्यादा खुलेंगे, अच्छा ये वाला सर ने बताया था, ये इस तरह से प्रश्न आ सकता है ना। तो अंग्रेजों के आने से पहले मेर स्वतंत्र थे, कोई राजनीतिक सत्ता का उस पर नियंत्रण कभी भी नहीं रहा था। और जब अंग्रेजों के आने के पश्चात अंग्रेजों ने उन पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की तो ये विद्रोह का उस समय का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। जो स्वतंत्रता पूर्वक जीते हैं, जो उल्लास पूर्वक जीते हैं, उन पे अगर आप नियंत्रण लगा के कोशिश करोगे, अगर आप उन्हें पिंजरे में बंद करोगे तो आपके खिलाफ विद्रोह करने के लिए वो खड़े हो जाएंगे। ठीक ऐसा ही होता है कि अंग्रेजों के आने से पहले किसी भी राजनीतिक सत्ता के नियंत्रण में नहीं थे, सर्वप्रथम अंग्रेजों ने ही अपने पूर्ण नियंत्रण में लाने का प्रयास किया था। और क्योंकि अंग्रेजों ने इन्होंने अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास किया था और यही मेर विद्रोह के प्रमुख कारण बन गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रख लेना। मेरों के विद्रोह का प्रमुख कारण जो था वो ये था कि अंग्रेजों ने इनको नियंत्रण में लाने का प्रयास किया था। ठीक है भैया, आगे क्या है? अब जो है ये एक बेसिक चीज हो गई है जहां से प्रश्न बन भी सकता है, जहां से प्रश्न नहीं भी बन सकता है। लेकिन अब जो मैं लाइन लिखवा रहा हूं, मेर विद्रोह का अगर सीधा सीधा फैक्चुअल कोई प्रश्न बनने वाला है तो वो यहीं से बनने वाला है 1818। भैया कब? 1818। अजमेर के। भैया कहां के? सर अजमेर के। कौन? अंग्रेज सुप्रिटेंडेंट। कौन? अंग्रेज सुप्रिटेंडेंट। अरे सर पद बता दिया है, ठीक है, अजमेर बता दिया है, बहुत अच्छी बात है। 1818 बता दिया है, बहुत अच्छी बात है। उसका नाम कब बताएंगे? अरे भैया बिल्डर था, बिल्डर। अरे बिल्डर नहीं था, बिल्डर तो मकान बनाता है, तो ये तोड़ने का काम कौन कर रहा है मेरों को? वो विल्डर कर रहा है। याद रख लेना भैया, ये विल्डर अगर आगामी एग्जाम में आपको प्रश्न के रूप में मिल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होने वाली है। ये मिल सकता है यहां से। कौन? विल्डर मिल सकता है। विल्डर ने क्या किया? एक और प्रश्न यहां मैं आपको दे रहा हूं। जाक नामक गांव है, जाक। जाक, ये विल्डर और ये जाक किसी भी स्थिति में मत भूलना रे भाई। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिनको अलग से लिखना है वो अलग से लिख लीजिए, लेकिन इस विल्डर को और इस जाक को किसी भी स्थिति में मत भूलना। इसलिए नहीं भूलना क्योंकि ये आपको 2 नंबर दिलवाने वाला है भैया। विल्डर ने क्या किया? जाक, जाक क्या है? जाक नाम का एक गांव है ना, ध्यान रखना। इस झाक और मेरवाड़ा के जो और गांव हैं उन गांवों के साथ में समझौता कर लिया था। कहा कि हम अंग्रेज हैं, हम आपके साथ शांतिपूर्ण रहेंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे और बस हम लोग समझौता कर लेते हैं। तो मुख्य रूप से समझौता जो होता है वो कहां होता है? वो झाक नाम के गांव से होता है। झाक नाम के गांव से। कौन करता है? अंग्रेज करता है। कौन सा अंग्रेज? अजमेर वाला। क्या नाम है? विल्डर नाम है उसका। मार्च 1819 में, है ना। हो सकता है कि 4 प्रश्न आपका पूछ। मेर विद्रोह इस बार का लिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, मार्च 1819। अगर याद नहीं रहे तो बड़ा से याद रख लेना कि 1818 में उन्होंने संधि की थी, कहा कि हम आपके साथ समझौता कर रहे हैं। और 1819 जस्ट नेक्स्ट ईयर बिना किसी कारण के विल्डर ने उन मेरों पर आक्रमण कर दिया, समझौता तोड़ दिया था। ठीक है साहब, इस वजह से 1820 में मेवों ने विद्रोह कर दिया था। सबसे पहले मेवों ने विद्रोह कब किया था? सबसे पहले मेवों ने जो विद्रोह किया है अंग्रेजों के खिलाफ वो 1820 में किया है। ठीक है भैया, अब क्या होता है? सर बता दीजिए क्या होता है। आप बताएंगे तभी तो हम पता कर पाएंगे। सर नवंबर 1820 में झाक नामक स्थान पर, वही वाला गांव झाक, रे मत भूलना, जाक मत भूलना, जाक मत भूलना। इसलिए नहीं भूलना कि इस बार ये प्रश्न आ गया तो ऐसे ऐसे पट्टियां नहीं गिननी है वहां की। अरे यार ये कहां से आ गया? अरे भाई ये कक्षा 9 की किताब से आ गया है। झाक नामक स्थान पर मेवों का अंग्रेजों पर हमला हो जाता है साहब। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? फिर 1821 तक मेर विद्रोह का दमन कर दिया जाता है। और बड़ा से ध्यान रखना है कि इस मेर विद्रोह के दमन करने के लिए 1822 में, कब? देखो 2 डेट और डेट याद रहे या ना रहे, सिंपल सी एक चीज ध्यान रख लेना, जो संधि होती है वो 1818 में होती है, जो विद्रोह करते हैं वो 1822 में करते हैं, और जो बटालियन की स्थापना करते हैं वो 1822 में। ये तो 2 में तो याद कर ही लोगे भैया, 1818, 1820, 1822।
ठीक है, इन तीनों को 1822 में क्या होता है, 1822 में मेरवाड़ा बटालियन का गठन होता है, जिसका मुख्यालय ब्यावर में होता है। कहां होता है भैया उसका मुख्यालय, ब्यावर में होता है। तो ये आपके हो गया है भैया मेर विद्रोह। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। कमेंट एक बार में ले लेता हूं आपके, आशुतोष सोदा करेक्ट पर्सन, ठीक है, स्टडी इज लाइफ, गुड इवनिंग सर, सुनीता जी सुतार, ठीक है साहब। बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगला तैयार करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा विद्रोह, मीणाओं का विद्रोह। मीणाओं ने 2 बार विद्रोह किया था, एक 19वीं शताब्दी में किया था, एक 20वीं शताब्दी में किया था। तो सबसे पहले हम 19वीं शताब्दी वाला विद्रोह याद कर लेते हैं। ये 1851 से 1860 के बीच में रहा है भैया। कब से कब रहा है, 1851 से लेकर 1857 की क्रांति वाले उस दौर में, उस दशक में, उन 10 सालों में क्या विद्रोह होता है भैया। यहां क्या होता है, नई भूमि और राजस्व व्यवस्था अंग्रेजों ने अपना ली थी 1851 के आसपास में, है ना। उनके प्रति रोष प्रकट करने के लिए 1851 में, कब भैया, 1851 में। ये 2 विद्रोह बेहद महत्वपूर्ण विद्रोह है। इस कक्षा 9th के पाठ की जो शुरुआत जिस विद्रोह से होती है वो मेर विद्रोह से होती है। इस 9th के किताब के पाठ का जो अंत जिस विद्रोह से होता है वो मीणा विद्रोह से होता है। और ये दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण विद्रोह है। 1851 में जो नई भूमि और राजस्व व्यवस्था थी उसके प्रति रोष प्रकट करने के लिए उस समय के उदयपुर राज्य के और अभी भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर नाम के परगने में मीणाओं ने विद्रोह किया था। ये ध्यान रखना, 1851 वाला विद्रोह कहां होता है भैया, मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको आगे भी बता दूंगा। जहाजपुर में होता है। कहां होता है, जहाजपुर में होता है। उस समय जहाजपुर किस राज्य के अंतर्गत आता था, उस समय जो जहाजपुर आता था वो आता था भैया उदयपुर राज्य के अंतर्गत। ठीक है, अब यहां पे जब वो विद्रोह करने की स्थिति में आने लगे, ध्यान रख लेना, बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण चीज देख रहे हैं हम। जब मीणा विद्रोह करने की स्थिति में आए तब मेवाड़ के महाराणा ने यहां एक नए हाकिम को लगा दिया था, नियुक्ति दे दी थी। उसको कहा कि जाओ हाकिम साहब आप जाके उस जहाजपुर के परगने को संभालिए। तो सर वो जहाजपुर के परगने को संभालने वाले हाकिम का नाम कौन था, वो हाकिम रघुनाथ सिंह था भैया। कौन हाकिम था, हाकिम था रघुनाथ सिंह। अब रघुनाथ सिंह जी को नया नया वहां पे हाकिम बना दिया जाता है, नए नए राजस्व व्यवस्था। अच्छा देखो, मेर विद्रोह का कारण क्या था, कारण याद रख लेना। मेर विद्रोह का कारण यह था उन पर किसी भी राजनीतिक सत्ता ने कभी भी नियंत्रण स्थापित नहीं किया, और अंग्रेजों ने नियंत्रण स्थापित करने का जब प्रयास किया तब मेरों ने विद्रोह खड़ा कर दिया था। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, 1851 से 1860 के बीच में जहाजपुर में जो मीणाओं का विद्रोह होता है, उस मीणाओं के विद्रोह के होने का सर्व प्रमुख कारण क्या था, उन मीणाओं के विद्रोह के होने का सर्व प्रमुख कारण जो था वो ये था कि उस समय नई राजस्व व्यवस्था आ गई थी, उस समय नई भूमि व्यवस्था आ गई थी। उनके खिलाफ रोष प्रकट करने के लिए वहां राजनीतिक सत्ता का नियंत्रण था, यहां नया रेवेन्यू सिस्टम था। और 1851 में किसको भेजते हैं, रघुनाथ सिंह जी को भेजते हैं कि रघुनाथ सिंह जी जाइए और जहाजपुर के परगने को संभालिए। जहाजपुर के परगने को संभालने के लिए जब रघुनाथ सिंह जी आते हैं तो रघुनाथ सिंह जब आते हैं तो वो वहां की जनता को परेशान करने लगते हैं, खुद के ऐशो आराम के लिए अधिक से अधिक मात्रा में वहां से कर वसूलने लगते हैं और आम जनजीवन को प्रभावित करने लगते हैं। आम जनजीवन जब परेशान होने लगा उनसे, जब ज्यादा से ज्यादा उनसे वसूली की जाने लग गई, तब मीणा समुदाय ने क्या किया, कहा कि साहब हमारे पास में विद्रोह के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। तब उन्होंने मीणाओं ने वहां जहाजपुर में विद्रोह कर दिया था। तात्कालिक कारण, मुख्य कारण राजस्व व्यवस्था, तात्कालिक कारण रघुनाथ सिंह के द्वारा अत्यधिक मात्रा में कर वसूली करना। प्रश्न सीधा सीधा बन सकता है, क्या बन सकता है सीधा सीधा प्रश्न यह बन सकता है, निम्नलिखित में से 1851 में जहाजपुर में होने वाले मीणा विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। नंबर 1 फलाना, नंबर 2 ढीकड़ा, नंबर 3 पूंछड़ा और नंबर 4 हाकिम रघुनाथ सिंह द्वारा अत्यधिक मात्रा में कर वसूलना। तो इन चारों में उत्तर बता दीजिए भैया एक बार कमेंट बॉक्स में, ढीकड़ा होगा, पूंछड़ा होगा, फलाना होगा या फिर रघुनाथ सिंह होगा। ठीक है, हंसते हंसते मुस्कुराते हुए से कॉन्फिडेंस के साथ में, पूरे भरोसे के साथ में तैयारी करनी है, सिलेक्शन लेना है। इस बार इस
इस मनोदशा, इस स्थिति के साथ में, इस मानसिक शक्ति के साथ में तैयारी करनी है और रघुनाथ को याद करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। फिर रघुनाथ के स्थान पे किसको लगा देते हैं? मेवाड़ के महाराणा अजीत सिंह को वहां पे लगा देते हैं। भैया 9th की किताब की दी हुई चीजें एक भी मत छोड़ना रे भाई, एक भी मत छोड़ना, ये आपका सिलेक्शन करवाएगी। रघुनाथ सिंह, और रघुनाथ सिंह के बाद में सीधा कहां पहुंच जाते हैं? रघुनाथ सिंह के बाद में हम सीधा अजीत सिंह के पास पहुंच जाते हैं। कौन नया हाकिम बनता है? अजीत सिंह नया हाकिम बनता है। अजीत सिंह इसका भी बाप निकला, वो तो केवल वहां पे कर लगा रहा था, तब मीणाओं ने विद्रोह कर दिया था। अजीत सिंह पूरी सेना को लेके उदयपुर से रवाना होता है, और जब उदयपुर से रवाना होने के बाद में अपने साथ में और अन्य ठिकानों की सेनाओं को भी साथ लेके चलना प्रारंभ कर देता है। और मेरे आंतरिक गट्स पता नहीं क्यों कह रहे हैं कि पहले जो प्रश्न पूछे जाते थे ये पूछे जाते थे कि महाराणा प्रताप के साथ में और कौन कौन लड़े थे, महाराणा सांगा के साथ में और कौन कौन लड़े थे, बड़े डीप बड़े शानदार नाम दिए जाते थे। अब क्योंकि आप सब लोगों ने वो नाम याद कर लिए हैं, तो आरपीएससी अब जो जिस नए ट्रेंड पे चलने लगी है, वो नए ट्रेंड पे आधुनिक राजस्थान की तरफ बढ़ने लगी। ध्यान देना इस चीज को, एग्जामिनर की मेंटेलिटी को पकड़ना बेहद जरूरी है भैया, बेहद ज्यादा जरूरी है ना। तो आजकल जो प्रश्न दिए जाने लगे हैं वो सेना की कौन सी रेजिमेंट थी, कौन कौन सी सेना साथ में थी, कौन से राज्य साथ में थे, ये आधुनिक राजस्थान की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। तो यहां ये ध्यान रखना, जब मीणाओं के विद्रोह को दबाने के लिए अजीत सिंह उदयपुर से रवाना होता है, तो बाद में और कौन कौन सी रियासतों की सेनाएं उनके साथ में जुड़ जाती है, ये प्रश्न हो सकता है किसी को इंपॉर्टेंट लगे, हो सकता है किसी को नहीं लगे, लेकिन मेरे आंतरिक गट्स कह रहे हैं कि इस बार ऐसे प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसे आप याद कर लेना कि कौन कौन साथ आते हैं। इनके साथ में आते हैं भैया शाहपुरा वाले, याद कर लेना कौन। सबसे पहले शाहपुरा, शाहपुरा के बाद में आगे बढ़ते हैं तो वहां एक बनेड़ा नाम का ठिकाना होता है, बनेड़ा वाले भी साथ हो जाते हैं अजीत सिंह के। जब बनेड़ा से आगे निकलते हैं तो बिजोलिया ठिकाना आता है, बिजोलिया से भी जुड़ जाते हैं, ठीक है। फिर आता है भैंसरोड, ठीक है, और उसके बाद में जहाजपुर और मांडलगढ़। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 नाम हो गए हैं। इन 6 नामों को जरूर याद कर लेना। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेके ये याद कर लेना। शाह जाता है, बनड़ा बन के जाता है, कैसे भी याद कर लेते, जैसे भी याद करना। अगर आप भीलवाड़ा जिले से हैं तो आप नक्शे से याद कर लीजिए, अगर आप भीलवाड़ा जिले से नहीं है, आप और नक्शे से याद करना चाहिए तो आप राजस्थान का नक्शा खोल के जब इनको क्रम से लेंगे तो आपको क्रमशः ये मिल जाएंगे। और अगर फिर भी आपको याद नहीं हो रहा है तो मैं सिंपल तरीके से एक बार यहाँ देख रहा हूँ, क्या शाह जो होता है वो बनड़ा बन के जाता है। जब बनड़ा बन के जाता है तो वो बीज को भी साथ लेकर जाता है। किसको साथ लेकर जाता है? बीज। किसका बीज? अच्छा, केवल बीज है। देखो मैं उल्टी सीधी ट्रिक बना रहा हूं, मैंने अभी इसकी कुछ ट्रिक नहीं बना रखी है, लेकिन अच्छा चलो याद करते हैं ऐसे ही। शाहपुरा याद करना उद्देश्य होना चाहिए। सबसे पहले कौन सा हो गया भैया? शाहपुरा। शाहपुरा के बाद में क्या बन गया है? बनड़ा बन गया है। दो याद करते हैं, ठीक है, 2 याद कर लिया, शाहपुरा और बनड़ा। शाहपुरा बनड़ा के बाद में क्या हो गया है? बिजोलिया हो गया है। तीसरे नंबर पे क्या है? बिजोलिया। चौथा और 5वां याद करते हैं। भैंस को हमने भैंस नहीं कहा है, भैंस को हमने कहा है कि तुम हमारे तालाब में तिरने वाली जहाज है, तो भैंस रोड और जहाजपुर, और इस तरह से हम मांडलगढ़ को भी साथ ले लेते हैं। ये 6 नाम याद कर लेना, लिखा हुआ सब जगह मिलेगा, याद करना जरूरी है और याद जरूर कर लेना भैया, ठीक है। बढ़े आगे की तरफ। इसके अलावा 2 पलटन भी इनके साथ में थी। कौन कौन सी पलटन थी भैया? एक भीम पलटन थी और दूसरी एकलिंग पलटन थी, ठीक है। ए और बी, ये दोनों पलटन भी साथ थी। एक फॉर एकलिंग पलटन, बी फॉर भीम पलटन, ये 2 पलटन भी साथ थी। 6 ठिकाने और 2 पलटन के साथ में मीणाओं के विद्रोह को दबाने के लिए कौन जाता है? अजीत सिंह जाता है। ये वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। मीणा विद्रोहियों के मुखियाओं के गांव पे हमला करने लगते हैं वो लोग, से सेना के सेना सारे मिलके। कौन से गांव पे हमला करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, पुनः इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2 गांव है भैया, एक है छोटी लुहारी और दूसरी है बड़ी लुहारी। इन दोनों गांवों पे हमला कर देते हैं। कौन? उदयपुर सेना वाला। प्रश्न क्या बनेगा? निम्नलिखित में से छोटी लुहारी और बड़ी लुहारी गांव कौन से आंदोलन से संबंधित है? मेर विद्रोह से संबंधित है, मीणा विद्रोह से संबंधित है, एक ही आंदोलन से संबंधित है, और कौन सा हो गया आप? गोविंद गिरी वाला गुरु भगत आंदोलन से संबंधित है। भैया ये जो मैं प्रश्न बोल रहा हूं
ये प्रश्न एज ए टेज एग्जाम में आ सकते हैं, इसको जरूर ध्यान रख लेना, उनको अलग से जरूर लिख लेना, उन्हें तैयार कर लेना। तो छोटी लोहारी और बड़ी लोहारी गांव किससे संबंधित है? मीणाओं के विद्रोह से संबंधित। मीणा वहां से सुरक्षित स्थान पे चले जाते हैं। कौन कौन सी जगह चले जाते हैं? मनोहरगढ़ और देवखेड़ा की पहाड़ियों पे जाके मीणा छुप जाते हैं। यहाँ ये ध्यान केवल इन 2 गांवों को जरूर रख लेना, ठीक है। बाद में मीणाओं को सामना करने के लिए, जब मीणाओं ने इतना ज्यादा विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया था, तो फरवरी 1855 याद रख लेना भैया, 1857 की क्रांति से भी संबंधित रहेगा और यहां मीणा विद्रोह से संबंधित रहेगा। फरवरी 1855 में 1855 में आकाश जी शर्मा, जो मेरे बहुत अच्छे साथी मित्र हैं, वो मुझे छोटी छोटी कमियों के बारे में अवगत करवाते रहते हैं और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हर एक चीज को आप ध्यान देते हैं। मेरी क्या होती है जबान, कई बार मैं 1855 हिंदी में बोल दिया और वो फास्ट फ्लो में रहता हूं, 1855 फिर बोलता हूं कौन सा भैया, 1885 भैया, है ना। तो वो कई बार अगर जुबान से फिसल जाए तो आप भावनाओं पे ध्यान दीजिएगा। किस पे ध्यान देना है आपको? भावनाओं पे ध्यान देना है, ठीक है। और यहाँ भावना क्या कर रही है? यहाँ भावना जो भावना है वो भावना नहीं, वो भावना मेरी भावना है ना, मेरी फीलिंग। फरवरी 1855 में कहा? देवली में एक सैनिक छावनी की स्थापना कर दी जाती है। देवली में सैनिक छावनी के स्थापना करने का जो सबसे मुख्य कारण जो है, वो मुख्य कारण क्या है भैया? वो मीणाओं के विद्रोह को दबाने के लिए किया गया था, याद रख लेना, ठीक है। बढ़े आगे की तरफ। अगला जो है 1857 से 1860 के बीच में 42वीं रेजिमेंट या मीणा बटालियन नाम से एक बटालियन की गठन कर दिया गया था। अब ये ध्यान रखना, अब जो वापस आगे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाला है। अच्छा, यहां तक जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बना है वो कौन सा है? छोटी लुहारी और बड़ी लुहारी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये वाला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि देवली में सैनिक छावनी की स्थापना कब की गई? पहला प्रश्न। देवली में सैनिक छावनी की स्थापना क्यों की गई? दूसरा प्रश्न, ठीक है। तो देवली में सैनिक छावनी की स्थापना कब की गई, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। फिर 1921 में, कब? 1921 में हम आगे चले जाते हैं, अगले दौर में, अगले दशक में नहीं, अगली शताब्दी में 42वीं देवली रेजिमेंट। मैंने पहले ही बताया है कि इस बार मुझे बड़े गट्स ऐसे लग रहा है कि इस बार आपके यहाँ सैनिक छावनियों वाले, रेजिमेंट वाले प्रश्न निसंदेह रूप से पूछेंगे और शानदार तरीके से पूछेंगे, और अगर पूछेंगे तो उसे तैयार कर लेना। 1921 में 42वीं देवली रेजिमेंट और 43वीं एरिनपुरा। एक तो देवली वाली कौन सी? 42 वाली, और एरिनपुरा वाली कौन सी? 43 वाली। इन दोनों बटालियन को समाप्त कर दिया जाता है और इनके स्थान पे जिसकी स्थापना की जाती है वो मीणा कोर की स्थापना की जाती है। दिस इज द वेरी 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 वेरी, 1000 बार वेरी लगा के मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना। मीणा कोर की स्थापना 1921 में होती है। देवली रेजिमेंट 42वीं, एरिनपुरा रेजिमेंट 43वीं, इन दोनों को खत्म करके, समाप्त करके इनके स्थान पे मीणा कोर की स्थापना की जाती है, ठीक है भैया। वापस आते हैं अपने जनवरी 1860 में मीणाओं ने जहाजपुर में विद्रोह किया था, है ना। 29 जनवरी 1860 को फिर महाराणा ने चंद सिंह के नेतृत्व में जहाजपुर सेना भेजी थी। सबसे पहले कौन हाकिम हुआ था भैया? 3 नाम याद कर लेना। सबसे पहला हाकिम कौन था? सबसे पहला हाकिम रघुनाथ सिंह था। दूसरा हाकिम कौन था? दूसरा हाकिम अजीत सिंह था, जिसने यहाँ पे आक्रमण किया था। और सबसे लास्ट में किसके नेतृत्व में वापस सेना भेजी जा रही है? चंद सिंह के नेतृत्व में यहां जहाजपुर में सेना भेजी जाती है। फिर जहाजपुर के जो मीणा विद्रोह का था, अंततः चंद सिंह के द्वारा उस विद्रोह को नियंत्रण में ले लिया जाता है। ये 2 महत्वपूर्ण विद्रोह हमने आज के देख लिए। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। पहला हमने कौन सा देखा? पहला हमने मेरे विद्रोह देखा। दूसरा हमने कौन सा देखा? दूसरा हमने मीणा विद्रोह देखा है भैया, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। इससे पहले कमेंट देख लेता हूं। मानवी सहारन जी ने 42 और 43 देवली, बहुत अच्छा मानवी जी सहारन। कृष्णा चारण बाई साहब ने फरवरी 1855 बताया, बहुत बढ़िया, पूरा एग्जैक्ट आपने महीने के साथ में बताया है। राधा गायरी भी क्लास से जुड़ चुके हैं। मानवी सहारन जी, आकाश जी शर्मा जुड़ चुके हैं। जय माता जी की आकाश जी, कृष्णा चारण बाई साहब, प्रेमलता दीदी, ठीक है। आप सभी को, विष्णु गुजर मेरी पिछली साल की कक्षा 12th का बच्चा था, बड़ा सिंसियर, बड़ा प्यारा बच्चा है। और क्योंकि मैं अशोक जब पढ़ाया करता था क्लास में, तो अशोक को जो नाम दिया गया था वो प्रियदर्शी नाम दिया गया था। और क्योंकि वो मेरा विष्णु सबसे प्रिय बच्चा था, तो बाकी वाले बच्चों ने उसका नाम प्रियदर्शी रख दिया। सर का सबसे प्रिय है, इसलिए आज से विष्णु गुजर का नाम क्या है? आज से विष्णु गुजर का नाम प्रियदर्शी रख दिया जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। विष्णु अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चा, आप, ऐसा मैं भरोसा आप पे कर रहा हूं। आगे अब देखते हैं
ये हमने जो हत्याकांड हुए थे वो देख लिए थे, मीणा आंदोलन, एक मीणा आंदोलन और देख रहे हैं अपन, है ना। हमने 2 विद्रोह देख लिए हैं, मेर विद्रोह, हमने दूसरा विद्रोह देख लिया है, मीणा विद्रोह। अब एक मीणा विद्रोह और होता है, उस मीणा विद्रोह को अपन और देख लेते हैं। 1924 में 1924 में आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित किया जाता है अंग्रेज सरकार के द्वारा। और इसके द्वारा क्या कर दिया जाता है भैया, इसके द्वारा यह कर दिया जाता है कि मीणा जनजाति को, मीणा जनजाति, क्योंकि हमने देखा है कि 1851 से लेके 1860 तक कहां विद्रोह किया था रे भाई इन्होंने, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए 1851 से लेके 1860 तक इन्होंने कहां पे विद्रोह किया था। ठीक है, 1924 में एक्ट पारित होता है और इस एक्ट के साथ में यह कह दिया जाता है कि जो मीणा जनजाति है वो सामान्य जनजाति नहीं है, वो आपराधिक जनजाति है, उसे आपराधिक जनजाति, अपराध करने वाली जनजाति घोषित कर दिया जाता है इस आपराधिक जनजाति अधिनियम के द्वारा। 1930 में एक और एक्ट पारित कर दिया जाता है और उस एक्ट का नाम होता है जरायम पेशा एक्ट, है ना। अच्छा, इस एक्ट में क्या होता है सर, इस एक्ट में यह होता है कि प्रत्येक मीणा जो महिला है और प्रत्येक मीणा जो पुरुष है उन्हें हर दिन जाके थाने में एक बार जाके हाजिरी लगानी होती थी कि साहब हम कहीं भी कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हैं और हम आपके थाने के सामने ही हैं। आप कल्पना करके देखिए कि अगर किसी जनजाति को आपराधिक जाति घोषित कर दिया जाता है और उसके प्रत्येक महिला को, उसके प्रत्येक पुरुष को रोज अपनी दैनिक मजदूरी को छोड़ के, अपने दैनिक कार्यों को छोड़ के अगर थाने में जाके चक्कर लगाना पड़े तो वो लोग विद्रोह करने के लिए आतुर होंगे ही होंगे। तो 2 एक्ट है, 1924 में आपराधिक पेशा जनजाति अधिनियम आता है, 1930 में जरायम पेशा एक्ट आता है। ठीक है, और इसके बाद में यहां मीणा को अपराधी घोषित कर दिया जाता है और यहां यह कह दिया जाता है कि आपको थाने में हाजिरी लगानी पड़ेगी। ठीक है, इसके खिलाफ फिर मीणा जनजातियों ने आंदोलन चलाया था। तो अगर पूछ ले कारण पे विशेष ध्यान देना, इस बार प्रश्न जो बनने की संभावना अधिक रहेगी, या तो उन प्रश्नों के बनने की संभावना ज्यादा रहेगी जो छोटे छोटे से गांवों के नाम है। अच्छा, मैं एक बहुत अच्छी बात आप लोगों को बता देता हूं, बहुत शानदार बात, जो पेपर का पैटर्न बनने लगा है, आप लोग अगर पेपर के पैटर्न को समझ लेंगे, अगर आपने एग्जामिनर की मेंटलिटी को पकड़ने का प्रयास कर लिया तो आपको फिर किसी भी एग्जाम में कोई नहीं रोकने वाला है। और उस मेंटलिटी को जितना मैंने समझने का प्रयास किया है उसको मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं। एक बार इस चीज को फिर आप उसको और अच्छे से गहराई से सोचना। हिस्ट्री जब पढ़ते हैं, इतिहास जब पढ़ते हैं, चाहे राजस्थान का इतिहास हो, चाहे विश्व का इतिहास हो, चाहे भारत का इतिहास हो, उस इतिहास में अलग अलग धाराएं दे रखी है। आधुनिक धारा अलग होती है, कैम्ब्रिज विचारधारा अलग होती है, वो डिटेल की स्टडी है, उसको आप पे डीप में नहीं जाना है। उसी में एक जो है एक विचारधारा है, अगर कोई इतिहास के उन्हें ध्यान होगा, सब अल्टन विचारधारा। कौन सी विचारधारा है भैया? सब अल्टन विचारधारा है। उस सब अल्टन विचारधारा के विचारधारकों का यह मानना होता है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे होंगे हिस्ट्री से उन्हें यह पता होगा, जब जो सब अल्टन विचारधारा के व्यक्ति होते हैं उनकी विचारधारा यह होती है कि हमने राजाओं का इतिहास खूब पढ़ लिया, हमने बड़े बड़े लोगों का इतिहास खूब पढ़ लिया, लेकिन हमें अब उन व्यक्तियों का इतिहास पढ़ना है जो अब तक चर्चा में नहीं आया है। जैसे कि हमने आपने मौर्य साम्राज्य का अशोक पढ़ लिया, अशोक को आपने खूब पढ़ा, लेकिन अशोक के समय में संबंधित अगर कोई छोटा व्यक्ति है तो आपका वहां से प्रश्न बनना या आपके वहां उस व्यक्ति के बारे में पूछा जाना, वो कौन सी विचारधारा है? वो सबाल्टर्न विचारधारा है। अगर आपने कालिदास के इतने सालों तक प्रश्न पूछे जाते आ रहे हैं, अगर मालविका अग्निमित्र के प्रश्न पूछे जाते आ रहे होंगे, तब मालविका अग्निमित्र के अंदर का जो छोटे से छोटा पात्र है, उस छोटे से छोटे पात्र का प्रश्न पूछा जाएगा। यह विचारधारा कौन सी विचारधारा है? यह सबाल्टर्न विचारधारा है। और आरपीएससी के जो एग्जामिनर्स अभी जिस विचारधारा पे चल रहे हैं वो सब अल्टन विचारधारा पे चल रहे हैं। जब आप आधुनिक भारत राजस्थान देखेंगे तो छोटे छोटे गांवों के नाम के बारे में आपको पूछा जाएगा, छोटे छोटे किसानों के जो शहीद हो गए थे उन्हें, छोटे बड़े आंदोलन के बारे में नहीं, विजय सिंह पथिक के बारे में पूछ रहा क्योंकि बहुत बड़े व्यक्ति हो गए थे, वो बार बार पूछा जा चुका है, उनके बारे में नहीं पूछेंगे, लेकिन उसी आंदोलन से संबंधित कोई भी एक छोटू राम का नाम का व्यक्ति भी अगर शहीद हुआ है तो छोटू राम के नाम के व्यक्ति
किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं ये पूछा जाएगा। तो ये जो मैंने 2-3 मिनट में आपको चीज बताई है, इस चीज को बेहद महत्वपूर्ण चीज समझ के आप इस विचारधारा पे काम करते हुए पढ़ाई करना। ठीक है भैया, मैं आशा करता हूं कि जो मैंने चीज समझानी चाहिए वो शायद आप लोग समझ पाए होंगे। अगर समझ पाए हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में हाँ या ना मुझे जवाब दे दीजिएगा, है ना। तो इस विचारधारा पे हम काम करेंगे, तब इस विचारधारा के हम देखेंगे इस आंदोलन के छोटे से छोटे नेताओं को याद करना है। कौन कौन से हैं भैया? छोटू राम जी हैं भैया, जवाहर राम जी है, और भैया महादेव है। ये तीन इस विद्रोह से संबंधित है। कैसे याद करेंगे? च छ ज, ये छ से छोटू राम हो गया है और जैसे ये जहार हो गया है। और ये दोनों किसके पास जाते हैं? ये क्योंकि सावन का महीना चल रहा है रे भैया, और सावन के महीने का आज सावन का सोमवार है, तो सावन के सोमवार में महादेव को तो याद कर लो रे भैया, छोटू राम को याद कर लो, जवाहर राम को याद कर लो, और इन दोनों के साथ में महादेव को याद कर लो। ठीक है, ये किस विद्रोह से संबंधित हैं? ये मीणाओं के विद्रोह से संबंधित है भैया। बढ़ते हैं आगे की तरफ। 1933, ये वाला प्रश्न पिछली बार कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जिन्होंने दिया होगा एग्जाम वो देख लीजिए। 1933 में मीणा क्षत्रिय महासभा का गठन कर दिया जाता है। जरायम एम पेशा कानून को समाप्त करने के लिए यह मीणा क्षत्रिय महासभा का गठन किया जाता है। 1933 में इसका गठन होता है भैया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। और जो प्रयास किए, देखो हमने बता दिया अंग्रेजों ने 2 अधिनियम पारित करवा दिए थे। एक 1924 में पारित करवाया था, दूसरा 1930 में पारित करवाया था। उन दोनों अधिनियमों के खिलाफ अब मीणाओं ने क्या क्या किया? तो सबसे पहले वो 3 नेता खड़े हो जाते हैं, छोटू राम, जवाहरमल और महादेव, याद कर लीजिए। उसके बाद 1933 में मीणा क्षत्रिय महासभा का गठन किया जाता है। उसके बाद में नीम का थाना में एक सम्मेलन होता है। सीकर के नीम का थाना में 1944 में एक सम्मेलन होता है। किसकी अध्यक्षता में होता है? ये बड़े प्राचीन समय में प्रश्न पूछा जाता है। आजकल इस प्रश्न को पूछा जाना लगभग बंद सा कर दिया, बावजूद अगर पूछ ले तो ध्यान रखना है, संत मगन सागर ने इनका आयोजन करवाया था, है ना। इस नीम का थाना सम्मेलन का आयोजन कब होता है? 1944 में होता है। किसकी अध्यक्षता में होता है? संत मगन सागर की अध्यक्षता में होता है। ठीक है, और फिर इसी समय में जब ये सम्मेलन होता है, इसी समय में कहा कि हम पहले मीणाओं में सुधार, कुछ कमियां रही होगी उनमें भी। उन्होंने उस सम्मेलन को कहा कि यार हमें ही आपराधिक जनजाति क्यों घोषित किया गया है। तब उन्होंने जब विश्लेषण किया होगा उस सम्मेलन में, तो उन्होंने ये सोचा होगा कि यार हो सकता है कि कुछ सुधार की हमें भी जरूरत हो, इसलिए उस सम्मेलन के बाद में उन्होंने मीणा सुधार समिति का गठन किया है भैया। और कब किया है मीणा सुधार समिति का गठन? वो 1944 में किया है। और सुधार कौन करेगा भैया? बाकी सब अलग है, और सुधार अगर आपको करना है तो बिना लक्ष्मी के सुधार नहीं होने वाला है, ध्यान रख लेना। ये 3 नाम पहले जो करवाए हैं, ये 3 नाम मैंने अब जो करवा रहा हूं, इन तीनों नामों को आपको याद करना ही पड़ेगा। एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। वो च छ ज था, जवाहर, छोटू राम और महादेव थे। और अब क्योंकि हमें सुधार करना है तो हमें लक्ष्मी के पास जाना पड़ेगा। जब लक्ष्मी के पास गए तो उन्होंने कहा कि अब मैंने तुम्हें लक्ष्मी दे दी, इसलिए तुम राज करो रे भैया, राज करो। तो राजेंद्र को भी हमने सुधार में शामिल कर दिया है। और एक सुधार आपका बंसी वाला सुधार करवाएगा। जो बंसी वाला है वो ही आप में सुधार कर सकता है, उसके अलावा आप में कोई भी सुधार नहीं कर सकता है। तो बंसीधर शर्मा, ये 3 नाम याद कर लेना। ये तीनों के तीनों नाम आपके इस बार अगर एग्जाम हॉल में आपको देखने को मिल जाए तो वही वाली हमेशा वाली बात कि आश्चर्य मत करना। मैं पुनः एक बात बता रहा हूं कि जो मैं कहता हूं कि अलग से लिख लीजिए, उन्हें वाकई में ही अलग से लिख लेना, क्योंकि वहां से अलग से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी ही रहेगी। चलो भैया बढ़ते हैं आगे की तरफ। फिर एक बागवास का सम्मेलन देखो, नंबर 1 और नंबर 2, 1924 और 1930 2 अधिनियम पारित होते हैं। उनके खिलाफ हमने क्या क्या किया है? यानी मीणाओं ने 1933 में क्षेत्रीय महासभा का गठन किया है। 1944 में क्या किया है? 33 11 का पावड़ा 44 में क्या किया है? नीम का थाना का सम्मेलन किया है। और फिर से 44 में क्या किया है? मीणा सुधार समिति का गठन किया है। फिर से नंबर 4 में अब कहां पहुंचते हैं? नंबर 4 में 1946 में पहुंचते हैं और वहां जाके जयपुर के बागावास में इन्होंने सम्मेलन किया है। ये चारों आपके एक क्रम में एग्जाम में आपके सन पूछे जा सकते हैं, और अगर पूछे जा सकते हैं तो याद कर लेते हैं, और अगर याद कर लेते हैं, सर याद कर लिया तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है,
26,000 चौकीदार मीणाओं ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। और इस दिवस को 28 अक्टूबर 1946 को, आने वाला है 28 अक्टूबर, दीपावली के आसपास का यह दिन था, इस दिवस को मीणाओं ने मुक्ति दिवस के रूप में बनाया। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि मीणाओं ने जो है, चौकीदार मीणाओं ने अपने पदों से इस्तीफा कौन से सम्मेलन में दिया है? जो प्रश्न बोल रहा हूं वो प्रश्न लिखे जा सकते हैं एग्जाम हॉल में भी। तो किस सम्मेलन में दिया है भैया? बागवास सम्मेलन में दिया है। उसके बाद में 1952 में आजादी के बाद तक, कल्पना सोचिए आप, 1947 में हमें आजादी मिल गई थी, 1952 5 साल बाद तक में जरायम पेशा एक्ट चला करता था। यानी कि उन 5 सालों में भी सीधे साधे भोले भाले बड़े सज्जन स्वभाव के, बड़ी सरल जनजाति है मीणा जनजाति, उन मीणा जनजाति को वहां जाके थाने में रोज हाजिरी 1952 तक भी लगानी पड़ती थी। हालांकि बाद में 1952 में से समाप्त कर दिया गया था। 1930 में जो शुरू हुआ था, मैंने बताया है आपको। अन्य आंदोलन कौन कौन से चलाए इन्होंने? नागरिक समानता है, उनियारा, बेरवा जाति, बस ये हो गया अपना भैया मीणाओं का आंदोलन। 3 आंदोलन हम आज देख चुके हैं। सबसे पहले हमने मेरे विद्रोह देखा है, ब्यावर वाला, है ना। और ब्यावर वाले गांव का नाम बता दीजिए भैया कमेंट बॉक्स में। मैं एक बार कमेंट बॉक्स में आपके नाम जानने को उत्सुक हूं कि आपका नाम नहीं भैया, जो मेरे विद्रोह हुआ था ब्यावर में वो कौन से गांव में हुआ था वो बता दीजिए। फिर मीणा विद्रोह हमने देखा है, मीणा विद्रोह जहाजपुर में होता है। और फिर ये हमने एक मीणा आंदोलन और देख लिया है, जहां हमने 2 एक्ट देखे हैं। उसके बाद में ये 4 सन देख लिए। बागवास सम्मेलन देखा है हमने जो है मीणा सुधार समिति को देखा है, हमने नीम का थाना सम्मेलन को देखा है, और हमने साथ ही साथ में मीणा जो है क्षेत्रीय महासभा का गठन देखा है। ठीक है भैया, बढ़ते हैं आगे। ये मेर विद्रोह वापस बता देता हूं आपको। जाख नाम का गांव था, अंग्रेजों ने दबा दिया था। 1822 में मेर रेजिमेंट का गठन कर दिया जाता है और इसका मुख्यालय ब्यावर में है। पहले जो अजमेर था, अब ब्यावर हो गया है। फिर भील विद्रोह होता है 1851 में, जो मैं परसों की क्लास में आप लोगों को बता चुका था। 12 पाल की घटना, ये वाली घटना मुझे इस बार एग्जाम के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट लगने वाली घटना है, जो 1881 में 12 पाल हुआ था। इस घटना के एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है भैया, है ना। 12 पाल कौन कौन थे? नीमा थे, खेमा थे और जोयता थे। ये मैंने आपको उस समय याद करवा दिया था परसों की क्लास में। ये रिवीजन के टाइप में एक बार है। फिर महाराणा सज्जन सिंह के सचिव जो श्यामल दास जी थे, वो वहां जाते हैं, उनका समझौता करवाते हैं। पीछे की चीजों को वापस टाइम टू टाइम पढ़ते रहना भैया, ये नहीं कि पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और पीछे का साफ होता जा रहा है। बराबर रिवीजन करते रहना। और मैं भी एक दिन पूरी थोड़ी 5, 7, 8, 10 क्लासें अपनी हो जाए, उस 10 क्लास होने के बाद में मैं लगातार एक लंबी क्लास फिर से आप लोगों की लूंगा, और उसमें हम बहुत अच्छे से पुनः उसको सारी जो 1 सप्ताह में जो हमने पढ़ा है, 10 क्लासों में जो हमने पढ़ा है, उस पूरी 10 क्लासों की क्लास को हम पुनः पढ़ लेंगे भैया। पुनः पढ़ लेंगे तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? अभी हम पढ़ेंगे मीणाओं का विद्रोह 1851 से 60 वाला, जो हमने देखा है जहाजपुर भीलवाड़ा में होता है। अंग्रेजों ने इसे दबा दिया था। 1855 में मीणा बटालियन जो था उसका गठन कर दिया जाता है। हेडक्वार्टर जिसका देवली होता है ना, इसका अन्य नाम था वो 41वीं देवली रेजिमेंट था। और इसको समाप्त कब कर दिया गया था? और कौन कौन सी 2 आगे देखा था? 1921 में 42वीं देवली रेजिमेंट और 43वीं एरिनपुरा रेजिमेंट को गठन करके कौन सा बना दिया था? मीणा कोर का गठन कर दिया गया था भैया। आज अब तक जो हमने देखा है, प्रत्येक चीज को बड़ा महत्वपूर्ण देखा है, प्रत्येक चीज के एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए याद अच्छे से कर लेना रे भाई। क्या याद हो रहा है ना आप लोगों को? राधा गायरी, सुनीता जी सुधार, कृष्णाचार्य, योगेश जी शर्मा, भंवर सिंह जी हुक्म, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत आभार पप्सा आपको, भंवर सिंह जी आपको। मेरे प्रेरणा स्रोत प्रारंभिक दौर के जहाँ से हमने सीखा है पढ़ाई करना, भंवर साहब आप ही रहे थे। और मैं आशा करता हूँ कि एक दिन आप भी समय निकाल के इस स्टूडियो में पधारेंगे और हमारे साथ जुड़े हुए बच्चों को अपने ज्ञान के द्वारा आप जो है प्रेरणा प्रदान करेंगे, आदरणीय भंवर साहब। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देखते हैं, ये चीज़ एक चीज़ हो गई है। अब 2 चीज़ों के बारे में हम अच्छे से तैयार करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला हम देखेंगे राजस्थान के कुछ राजनीतिक संगठनों के बारे में। उसके बाद में हम देखेंगे राजस्थान के जो समाचार पत्र है, उन समाचार पत्रों को अच्छे से तैयार करते हुए आगे बढ़ेंगे भैया। और आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ जाते हैं। बढ़ते हुए हम आगे देखते हैं कि अब देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे आर्य समाज के बारे में। आर्य समाज जो है वैसे तो भारत के इतिहास के हिसाब से बड़ा महत्वपूर्ण विषय रहता है, लेकिन क्योंकि आर्य समाज के दयानंद सरस्वती का अधिकतर जो कार्यस्थली रही थी, वो अधिकतर कार्यस्थली या अधिकतर समय उन्होंने जो व्यतीत किया था, और मुख्य रूप से जो अंतिम समय अपना व्यतीत किया था उन्होंने, दयानंद सरस्वती ने अपना अंतिम समय
राजस्थान में व्यतीत किया था। इस वजह से आर्य समाज से बार बार प्रश्न पूछे जाते रहे। इन राजनीतिक संगठनों से पिछले कुछ सालों में प्रश्न लगातार बन रहे हैं, और अगर लगातार प्रश्न बन रहे हैं तो हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है, हमारी ये एक होती है कि यार जहां से प्रश्न बनते हैं वहां से तो हम अच्छे से तैयार कर ही ले भैया। आर्य समाज की स्थापना बंबई में होती है। आर्य समाज की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा होती है, और आर्य समाज की स्थापना जो होती है वो 1875 में होती है। ये बेसिक सी चीज़ है जिसे हम बचपन से जानते आए हैं। ब्रह्म समाज 1828 होता है और आर्य समाज 1875 होता है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात जो मुख्य मुद्दे की बात है कि 1865 में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रख लेना। सबसे पहले जो दयानंद सरस्वती राजस्थान में आते हैं वो 1865 में आते हैं। कहां पे आते हैं? करौली में उस समय हुआ करते थे मदन पाल जी। मदन पाल जी के बुलावे पर करौली की यात्रा इन्होंने की थी, और इस चीज को आप विशेष इंपॉर्टेंट बना के लिख लेना रे भैया। बार बार ये पूछा गया प्रश्न है, और क्योंकि बार बार प्रश्न पूछा जाता है तो कहीं पुनः वापस नहीं बन जाए ये प्रश्न, इसलिए इसे याद कर लीजिएगा, इसे याद कर लीजिएगा। 1865 में आते हैं, और कहां आते हैं भैया? करौली में आते हैं। किसके द्वारा? मदन पाल जी के द्वारा बुलाने पर। बाद में 1881 में भरतपुर की यात्रा करते हैं। इसी समय ये दो स्थापना करते हैं। अजमेर में आर्य समाज की स्थापना करते हैं, ए फॉर अजमेर और आ फॉर आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना जो है मुख्य रूप से जो आर्य समाज की स्थापना है वो हमने बॉम्बे में करके देख ली थी, लेकिन राजस्थान में आर्य समाज की स्थापना कहां पे की है? राजस्थान में आर्य समाज की स्थापना भैया अजमेर में की है। कहां पे की है? अजमेर में की है। और इसके साथ में ये वाला प्रश्न इस बार पूछे जाने की संभावना रहेगी। वही वाला चीज है जो अब तक पूछा जाता रहा है, उसे तो आपको तैयार करना ही करना है, लेकिन जो है आगे हम नहीं पूछा गया उसे भी तो कर लें। वैदिक धर्म सभा कहां स्थापित की है? तो वैदिक धर्म सभा जयपुर में स्थापित की गई है भैया। कहां स्थापित की गई है? जयपुर में। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इन्होंने दयानंद सरस्वती जी ने स्थापना कर दी है किसकी? आर्य समाज की। फिर हमने देखा है कि राजस्थान में सबसे पहली बार कब आते हैं? 1865 में आते हैं। कौन बुलाते हैं? करौली के मदन पाल जी इनको बुलाते हैं। इसके बाद में 1881 में दो काम करते हैं। अजमेर में आर्य समाज की स्थापना करते हैं, और वैदिक धर्म सभा इंपॉर्टेंट बना के अलग से लिख लेना कि वैदिक धर्म सभा की स्थापना किसने की है? वैदिक धर्म सभा की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की है। कहां की है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर श्यामल दास जी हैं, वो उदयपुर के बड़े कवि है, श्यामल दास जी ददवाड़िया। आप इनके ग्रंथ को कभी पढ़ना, मजा आएगा, बड़ा पढ़ने में शानदार लगेगा, आपको इतिहास को जानने का मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ ये हम देखते हैं कि जब श्यामल दास जी के बुलाने पे आप मेवाड़ की यात्रा करते हैं, ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न था, बार बार पूछा गया था। हो सकता है, संभावना कम है, फिर भी हो सकता है पूछ ले कि मेवाड़ किसके बुलावे पे जाते हैं? तो मेवाड़ कौन कहते हैं? श्यामल दास जी इनको बुलाते हैं, और श्यामल दास जी के बुलावे पर ये वहां की यात्रा करते हैं। यहां जो इन्हें रुकवाया जाता है, ये प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में बन सकता है। कहां रुकवाया जाता है भैया इन्हें? सज्जन सिंह जी उस समय वहां के महाराणा हुआ करते थे। गुलाब बाग नाम की एक जगह है उदयपुर में, उस गुलाब बाग के अंदर कहा, दयानंद सरस्वती ने कहा कि यार मुझे कहाँ रुकाओगे? अरे सरस्वती जी आपको गुलाब दिया जाएगा। तो बिल्कुल, अच्छा गुलाब दिया जाएगा? तो हाँ गुलाब दिया जाएगा। मतलब कहा कि आपको महल में रुकवाएंगे। कौन से महल में? तो कहा कि गुलाब महल में। मेरी आवाज कानों में एग्जाम हॉल में गूंजनी चाहिए। गुलाब बाग में नौलखा महल है, उस नौलखा महल में रुकवाया गया था। आर्ट एंड कल्चर से आजकल इस तरह के प्रश्न बनना प्रारंभ हो चुके हैं, और जहां आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों की झुंड आज, तो जहां आरंभ प्रचंड हो चुका है, उस आरंभ जहां से आरंभ हो चुकी है चीजें, उन चीजों को हम भी तो याद कर लेते हैं भैया। हम भी तो पूरे मोटिवेशन के साथ में याद करेंगे। थकना नहीं है, रुकना नहीं है, सफलता के पथ को प्राप्त करने के लिए लगातार आगे बढ़ना है। आप लाइब्रेरी में बैठे हुए बाद में भी, इस आज जो क्लास ले रहे हो उसके 5 महीने बाद भी अगर क्लास ले रहे होंगे तो भी आपकी आंखों में अगर आलस आ रहा होगा
तो आंखें खोल लीजिए। इधर उधर पड़ोसियों को देखो, लाइब्रेरी में बैठे हुए वो पढ़ रहे हैं और आप आलस कर रहे हैं। अरे भैया आलस कर रहे हैं, कैसे काम चलेगा? सर आलस नहीं कर रहे हैं, हम तो ध्यान से आपकी क्लास देख रहे हैं। अगर ध्यान से आप मेरी क्लास देख रहे हैं तो आपको यह जानना बड़ा जरूरी है कि यहीं पर स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश का अपना संस्करण लिखा था। स्वामी जी के ग्रंथ का नाम क्या है? स्वामी जी के ग्रंथ का नाम सत्यार्थ प्रकाश है। 1883 परोपकारिणी सभा की स्थापना करते हैं, वो उदयपुर में करते हैं। 3 चीजें हमने देख ली है। सबसे पहले हमने देखा है आर्य समाज की स्थापना अजमेर में करते हैं सर। नंबर 2 जो वैदिक धर्म सभा की स्थापना जयपुर में करते हैं सब। और सबका परोपकार कौन करता है? मेवाड़ वाले तो भैया सबके परोपकार करने में लगे होते हैं। ये इतना सा भी नहीं पता है क्या? अरे सर ये तो पता है। अरे पता है तो ये कर लीजिए ना कि परोपकारिणी सभा की स्थापना जो की है वो मेवाड़ में की है। मेवाड़ में कहाँ की है? मेवाड़ में उदयपुर में की है। क्या किया है? महाराणा सज्जन सिंह जी को इसका सभापति बनाया गया था और बाद में कहा कि अब परोपकार मेवाड़ वाले नहीं करेंगे, अब पर का उपकार, सब का उपकार हम अजमेर वाले करेंगे। कौन करेंगे? हम अजमेर वाले करेंगे। तो हमने परोपकारिणी सभा को बाद में कहां स्थानांतरित करवा लिया था? अजमेर वाली। इस परोपकारिणी सभा को हमने अजमेर में स्थानांतरित करवा लिया था। और इसी समय अजमेर में हमने वैदिक यंत्रालय की स्थापना की थी। एक एक लाइन नहीं है भैया, ये एक एक प्रश्न है जो आपके एग्जाम हॉल में आने वाले हैं। और उस एग्जाम हॉल में आने वाली चीजों को याद करोगे तो 2 अंक प्राप्त होंगे। बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है और 2-2 अंक से सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो ये रहे 2 अंक आपके कि वैदिक मंत्रालय कहां पे? अजमेर में। सत्यार्थ प्रकाशन का प्रकाशन भी इन्होंने बाद में अजमेर से किया है। फिर जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह जी द्वितीय, ये कहानी आपने सुन रखी होगी। मैं चाहता हूं अभी केवल आपको डायरेक्ट फैक्ट बता के याद करवाते हुए से आगे बढ़ूं। वहां जोधपुर जाते हैं, वहां जहर दे दिया जाता है क्या कारण रहा था, वो चीज़ें बहुत डीप की चीज़ें। केवल अभी सीधा हम फैक्ट पे आते हैं। जसवंत सिंह जी द्वितीय वहाँ बुलाते हैं। वहाँ उस समय के जो प्रधानमंत्री हुआ करते हैं वो सर प्रताप हुआ करते थे। और वहाँ के राव राजा हनुमंत सिंह जी भी स्वामी जी से काफ़ी प्रभावित थे। ये कौन कौन प्रभावित थे, कौन नहीं प्रभावित थे, उस हिसाब से ध्यान रख लेना। जसवंत सिंह जी द्वितीय की प्रेमिका हुआ करती थी नन्ही जान। उन नन्ही जान ने स्वामी जी को वहाँ पे जब गए थे, वो ज्ञान ज़्यादा ही दे रहे थे स्वामी जी। उनको कहा स्वामी जी अच्छा मेरे को ज्ञान दे रहे हो? नन्ही जान ने कहा प्रेमिका नहीं होनी चाहिए, ये फलाना ढीकरा पूछ ला कि लो साहब क्या, ये खाने में दे दिया जहर। ठीक है, स्वामी जी को पता चला नहीं, वहाँ दे दिया जाता है जहर। और अजमेर में आते आते दीपावली के दिन, ध्यान रखना भैया किस दिन? दीपावली के दिन अजमेर में स्वामी जी का देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। एक महान आत्मा का जो है परमात्मा में विलीन हो जाता है, वो दीपावली के दिन होता है उनका विलीन। और वो कहाँ होता है विलीन? वो अजमेर में विलीन होता है। आप कभी अगर अजमेर में आए हुए हैं, आप अगर कभी अजमेर आते हैं, या आप अगर कभी अजमेर से संबंधित हैं, तो आगरा गेट नाम का स्थान अजमेर में रेलवे स्टेशन से आधा या 1 किलोमीटर की दूरी पे है। उस आगरा गेट से जो नीचे की तरफ रास्ता जाता है, वहाँ 2 पेट्रोल पंप आते हैं। उन 2 पेट्रोल पंप के बीच में अंदर की तरफ जो रास्ता जाता है, सर वो क्या बता, क्यों बता रहे हैं आप हमें? उस 2 पेट्रोल पंप के बीच में अंदर की तरफ रास्ता जाता है, वहाँ एक बिनाई कोठी नाम से जगह बनी हुई है। वही वो स्थान था जहाँ स्वामी दयानंद सरस्वती जी का देहांत हुआ था, है ना। अगर आप अजमेर से संबंधित हैं तो जरूर वहाँ जाके विजिट कीजिएगा। अगर आप कभी अजमेर आते हैं तो भी जाके उसको देख के आइएगा। ये ऐतिहासिक चीजें होती है, वो फीलिंग देती है अरे यार यहाँ कभी दयानंद सरस्वती रहे होंगे। जब मैं साबरमती आश्रम गया था तब मैं ये महसूस कर पा रहा था कि यार क्या ये जगह वही जगह है जहाँ पे जिन चीज़ों को हम किताबों में पढ़ते हैं, सुभाष चंद्र बोस को हम किताब में पढ़ते हैं, हम जवाहरलाल नेहरू को, वल्लभ भाई पटेल को, उस समय लॉर्ड माउंटबेटन, यहाँ के जो जो बड़े गवर्नर जनरल है, वो सब उस साबरमती आश्रम में बाबा गांधी से मिलने के लिए आते थे। तो उस जगह को भी जब आप देखोगे तो आपको एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। और यही पॉजिटिव एनर्जी आप बिनाई कोठी में भी आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो इस दिन 30 अक्टूबर 1883 को आपका देहांत हो जाता है। देहांत क्यों होता है? नन्ही जान के द्वारा उन्हें जहर दे दिया जाता है, इस वजह से होता है। ठीक है भैया, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला देखें, याद करते हुए से आर्य समाज के कार्यकर्ता कौन कौन है? यह प्रश्न अभी तक कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन वही वाली बात है कि जो चीजें पूछी नहीं गई है वहीं से आजकल प्रश्न बनने की संभावना रहा करती है। विष्णु पंड्या, विष्णु जी को कहां भेज दिया भैया? मेरे एक साथी मित्र हैं, स्टाफ में मित्र हैं, और आप भी अपने साथ में कोई कल्पना कर लीजिए, कोई भी विष्णु है। अब उस विष्णु को कहो विष्णु जी आपका यहाँ काम समाप्त हुआ है,
तो अब मुझे क्या करना है, कहा कि आप मेवाड़ की ओर प्रस्थान कीजिए। अब हमने विष्णु जी को कहाँ भेज दिया है, अब हमने विष्णु जी को मेवाड़ भेज दिया है, ध्यान रखना। ठीक है भैया। अलवर, वर कौन बनता है भैया, अरे दुल्हा वापस आ गया है। मैंने फिर से बताया था, मैंने मेरी पहली ही क्लास में बताया था कि अलवर जहां जहां नाम मिल जाए आपको उसको वर बना लेना, और वर बना के ट्रिक बना लेना। अब जब वर आ जाता है तो वर कौन बनते हैं, अरे वर तो हमारे वासुदेव कृष्ण बनते हैं। तो कौन, वर वासुदेव होता है भैया। जयपुर में आप जाओगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, सारे के सारे काम आपके कहाँ होने हैं, जयपुर में होने हैं। इसलिए आपका कल्याण कहाँ पे होना है, कल्याण आपका जयपुर में होना है। लेकिन किसके साथ जाओगे तो कल्याण होगा, आपके आसपास में कोई श्याम जी नाम से व्यक्ति होंगे, उस श्याम जी को अगर आप जयपुर लेके जाओगे तो ही आपका कल्याण होगा, अन्यथा आपका कल्याण नहीं होना है। विष्णु को हमने मेवाड़ भेज दिया है, वासुदेव को हमने अलवर भेज दिया है, कल्याण जी को और श्याम जी को हमने जयपुर भेज दिया है, और जुगल किशोर जी को और आदित्य को हमने कहां भेज दिया है, हमने जुगल, कहां, जुगल जोड़ी है भैया, राम और भरत की जुगल जोड़ी है। किसकी जुगल जोड़ी है, राम और भरत की। जो ही जुगल दिखे जुगल जोड़ी याद आनी चाहिए, जुगल जोड़ी याद आते हैं भगवान राम याद आने चाहिए, और भगवान राम याद आते ही तो भगवान राम के भाई, प्रिय भाई भरत याद आने चाहिए। तो ये हो गया भैया याद। ठीक है। चांद, करण शारदा और हरविलास शारदा, ये बचपन से हम पढ़ते आए हैं, ये दोनों के दोनों हमारे अजमेर से हैं। हरविलास शारदा जी, चांद करण जी शारदा जी, और एक सुखदा देवी जी, ये तीनों कहाँ से हैं भैया, ये तीनों के तीनों हमारे अजमेर से हैं भैया। बढ़ते हैं आगे की तरफ। हरविलास शारदा जी के प्रयासों से 1929 में बाल विवाह प्रतिषेध किया गया था। ये भी हम पढ़ते आए हैं कि बाल विवाह रोकने का जो प्रयास किया गया था वो हरविलास शारदा के द्वारा किया गया था। बाल विवाह कर दिया जाता था, कम उम्र में बाद में महिलाएं विधवा हो जाती थी, और विधवा हो जाती थी तो बाद में उनको मजबूरन सती बन जाना पड़ता था। इसलिए सती बन जाना पड़ता था क्योंकि प्रतिदिन मरने की अपेक्षा उन्होंने एक दिन मरना उचित समझा था। इसलिए जो हरविलास शारदा जी ने सबसे पहला प्रयास किया वो कहा कि बाल विवाह होने ही नहीं चाहिए। तो सबसे पहले जो प्रयास किसने किए हैं, वो हरविलास शारदा जी ने 1929 में शारदा एक्ट पारित किया जाता है उसमें, है ना, ध्यान रखना, 1929 ईस्वी में, है ना, बाल विवाह प्रतिषेध, इसे शारदा अधिनियम भी कहा जाता है। हरविलास शारदा जी एक बहुत अच्छे इतिहासकार भी थे, इस वजह से भी मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि वो इतिहासकार भी थे, और इतिहासकार होने के नाते नाते उन्होंने एक समाज सुधार का जो सबसे बड़ा कदम उठाया था वो शारदा एक्ट को पारित करके उठाया था। ठीक है भैया। बढ़ते हैं आगे की तरफ। देश हितैषणी सभा, सभाएं याद करते हुए आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। मैंने कहा कि हम क्या देखेंगे, संगठन। हमने सबसे पहले आर्य समाज देखा है। पूरे देश का हित शर्मा साहब वो ही कर सकता है जो बड़ा सज्जन होता है। दुर्जन व्यक्ति कभी पूरे देश का हित करता है क्या, अरे भाई नहीं करता है। अरे भाई तो एग्जाम में क्यों भूल के आते हो, क्यों गलत करके आते हो, सर गलत करके नहीं आएंगे, एक बार आप अपने मुंह से बोल जाइए तो हमें चीजें याद हो जाएगी। ये लो भैया मैंने बोल दिया है कि पूरे देश का हित जो करता है वो सज्जन व्यक्ति करता है। कौन करता है, सज्जन व्यक्ति करता है। उदयपुर में करता है, राजस्थान में समाज सुधार की पहली संस्था थी, ये भी ध्यान रखना। देश हितैषणी सभा कौन, देश हितैषणी सभा सज्जन सिंह। बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगला याद करते हुए बढ़ते हैं भैया, हर एक चीज को याद करेंगे। राजपूत हितकारिणी सभा, इसको आपने जब भी पढ़ा होगा, मैंने तो जब भी पढ़ा है ये पढ़ा है, वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा, है ना। तो अगर याद नहीं हो तो राजपूतों का हित कौन करेगा भैया, उन लोगों ने बहुत ड्रिंक कर ली थी पहले, राजपूतों का हित था, ड्रिंक नहीं था। उनको समझाया कि भैया अब ड्रिंक करना बंद, उस समय की बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को, और ट्रिक से याद करवाने की कोशिश की जा रही है। ये कोई भी समाज का, कोई भी वर्ग का नाराज मत हो जाइएगा, और सिर्फ वाटर पीते रहना, उससे आपका सबका भला होने वाला है। क्या पीते रहना है, वाटर अगर पिएंगे तो राजपूतों का हित होएगा भैया। कहां से मिलेगा वाटर आपको, हम वाटर देंगे साहब। कहां से, क्वार्टर नहीं रे भाई, वाटर, वाटर यानी पानी। ठीक है, किजगों देवा अजमेरू देवा, ये वाटर नहीं क्वार्टर बनाई लियो। क्वार्टर कौन बनाना है भाई, वाटर है। किजगों अजमेरू, राजपूत हितकारिणी सभा, याद कर लीजिए, जैसे भी, जो भी, जहां से भी, जैसे याद हो याद करना है। ठीक है। वाल्टर राजपूतों में सामाजिक सुधार करना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने अजमेर में 2 सम्मेलन भी आयोजित करवाए थे। सम्मेलन के मुख्य निर्णय क्या हुए थे, ये मुख्य, एक वाल्टर, कुछ अंग्रेज अच्छे भी हुआ करते थे, उन अच्छे अंग्रेजों में एक अच्छा नाम वाल्टर का भी था।
वो ये चाहता था कि यार राजपूतों में उस समय जो कुरीतियाँ आ गई थी, उन कुरीतियों को दूर करने के लिए एक सभा की स्थापना करना अत्यंत जरूरी है। और उन्होंने सभा का नाम क्या दिया, राजपूत हितकारिणी सभा। स्थापना कब की है, 1889 में स्थापना की है ना। और जो दो सम्मेलन किए थे अजमेर में, उस सम्मेलन का मुख्यतः क्या था कि आप बहु विवाह समाप्त किए जाने चाहिए। बहु का विवाह नहीं, बहु विवाह यानी कि बहुत ज़्यादा विवाह होते थे, एक ही इंसान 2, 3, 4, 5 विवाह करता था, है ना। विवाह की न्यूनतम आयु भी तय की जानी चाहिए। न्यूनतम आयु तय नहीं है, 8 वर्ष की बच्ची का विवाह कर दिया जाता है, 10 वर्ष की बच्ची के विवाह कर दिया जाता है। इन्होंने कहा कि आयु सीमा 14 वर्ष और 18 वर्ष होनी चाहिए, है ना। वाल्टर ने उस समय अच्छे सोचने वाले अंग्रेज भी थे, इसलिए ध्यान रखना विवाह में जो अत्यधिक खर्च किया जाता है उस खर्च को भी सीमित किया जाए। हो सकता है यहाँ से प्रश्न पूछ लें कि सम्मेलनों के निर्णय क्या क्या लिए थे, एक बार इसलिए मैं बड़े बड़े तौर से आपको बता रहा हूँ। त्याग प्रथा उस समय हुआ करती थी, उस त्याग प्रथा को भी समाप्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा कानूनी बाध्यता नहीं होने के कारण ये समाज सुधार के जो प्रयास थे वो लागू नहीं हो पाए थे। संस्था बन गई थी, संस्था ने सम्मेलन कर लिया था। और हमारे भारत की एक बड़ी किंवदंती है कि जब तक कोई कानून नहीं बनता है, कानून का जब तक डर नहीं होता है, उस कानून के डर के बिना हम लोग कोई भी कार्य नहीं करते हैं, है ना। हेलमेट हम क्यों पहनते हैं, हेलमेट पहनना चाहिए हमें हमारी सुरक्षा के लिए, लेकिन हेलमेट क्यों पहनते हैं, अरे फलाना चौराहे की तरफ पुलिस है वहाँ हेलमेट पहनते हैं। ये हमने बचपन से यही चला आ रहा है। हमारे भारत में यही परंपरा है कि कानून जब तक किसी चीज़ का नहीं होता हम उस चीज़ का पालन नहीं करते। सम्मेलन करवा लिया, अच्छी अच्छी बातें हमने रखवा ली, बावजूद मानना तो हमारे बस की बात है ना, नहीं माना हम लोगों ने और सुधार हम लोग नहीं कर पाए थे। आगे वीर भारत सभा, वीर भारत समाज एक अलग है और वीर भारत सभा एक अलग है। जो वीर सभा की स्थापना की है रे भैया केसरी सिंह जी ने की है। केसरी सिंह जी भारत, जब ऐतिहासिक व्यक्तित्व में हम पढ़ेंगे इस व्यक्ति को बड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। क्या परिवार रहा है भैया केसरी सिंह जी का परिवार, जहां उनका जवाई, जहां उनका बेटा, जहां उनका भाई सारे के सारे राष्ट्र हित में लग जाता है। ऐसा जो परिवार था वो ठाकुर केसरी सिंह जी भारत का परिवार था। बड़ा वीर परिवार था और केवल राजस्थान के लिए नहीं पूरे वीर भारत सभा में परिवार था। 1910 में स्थापना की थी। अभिनव भारत की स्थापना की थी वीडी सावरकर साहब ने, अगर मैं सही हूं, मुझे एग्जैक्ट याद आ रहा है तो। अभिनव भारत समाज की जो स्थापना की थी वीडी सावरकर साहब ने की थी। एक बार और कंफर्म कर लेना, मुझे जहां तक याद है वीडी सावरकर साहब ही है। उस अभिनव भारत की हर राज्य में एक संस्था की स्थापना की गई थी और वो राजस्थान में जिस संस्था की अभिनव भारत की जिस शाखा की स्थापना की गई थी उस शाखा का नाम वीर भारत सभा था। ये प्रश्न बन सकता है, ये प्रश्न बना हुआ है, ये प्रश्न पुनः बन सकता है। 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह जी भारत के द्वारा, और किसकी शाखा थी ये अभिनव भारत की शाखा थी। ये प्रश्न बन सकता है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। हिंदी साहित्य समिति कौन करेगा भैया? हिंदी के साहित्य को अगर पढ़ना है तो हमें पूरे जगत के नाथ के पास जाना पड़ेगा। ऐसे ही आप हिंदी साहित्य नहीं पढ़ सकते हैं, केवल इतना सा ध्यान रख लीजिए, जगन्नाथ के पास में, है ना। 1927 में भरतपुर में हिंदी साहित्य का सम्मेलन। अच्छा, जो भी हिंदी से संबंधित कार्य हुए थे, अगर हिंदी से संबंधित कार्यों का अगर प्रश्न पूछते हो आपको नहीं आ रहा है तो भरतपुर और अलवर क्षेत्र में, भरतपुर और अलवर क्षेत्र के राजाओं ने और भरतपुर और अलवर क्षेत्र के जो प्रजामंडल हम देखेंगे नेता, उन नेताओं ने ज्यादा प्रयास किए थे और धौलपुर वालों ने भी, है ना। तो इस हिंदी साहित्य समिति की स्थापना जगन्नाथ अधिकारी ने की। पूरे जगत का जो नाथ है वही हिंदी साहित्य को पढ़ा सकता है, ठीक है। हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन कहाँ होता है? भरतपुर में होता है, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? जो सम्मेलन होता है गौरी शंकर हीराचंद ओझा, जो बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं। गौरी शंकर हीराचंद जी ओझा जो बहुत बड़े से इतिहासकार हुए थे, उन इतिहासकार ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। बाद में इस सम्मेलन में रविंद्रनाथ टैगोर साहब भी पहुंचते हैं, जमनालाल बजाज साहब भी पहुंचते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सम्मेलन है। हिंदी साहित्य समिति का जो सम्मेलन होता है वो 1927 में होता है। 1927 में कहां पे? देखो, मैं सीधे हाथ से इसे नहीं लिख पा रहा हूं तो उल्टे हाथ से कैसे लिखूंगा, लेकिन क्योंकि उल्टे हाथ में था तो उल्टे हाथ से लिख लिया, लेकिन अब सीधे हाथ से लिख लेता हूं। सर उल्टे से लिखो, सीधे से लिखो, राइटिंग आपकी सही कैसे भी नहीं आनी है। 1927 में है, भरतपुर में है। हिंदी साहित्य समिति सम्मेलन का सम्मेलन होता है, किसकी अध्यक्षता में होता है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा की अध्यक्षता में होता है। कौन दो बड़े लोग वहां पहुंचते हैं? रविंद्रनाथ ठाकुर वहां पहुंचते हैं और जमनालाल बजाज भी उस सम्मेलन में शामिल होते हैं। प्रताप सभा बलवंत सिंह, जिसमें बल होगा उसी का प्रताप होगा, जिसमें बल होगा उसी का प्रताप होगा। यह प्रताप क्या था? महाराणा प्रताप बड़ा बलवंत था भैया। तो प्रताप सभा की स्थापना करने वाले कौन? प्रताप सभा की स्थापना करने वाले बलवंत सिंह मेहता थे। और इन्होंने क्या प्रयास किया? क्योंकि महाराणा प्रताप पे ही बनी हुई है, इसलिए इसका जो कार्य हुआ था वो था हल्दी घाटी में मेला लगाना प्रारंभ किया, प्रताप जयंती मनाना प्रारंभ की थी। बस आपको जो ध्यान रखना है अभी, विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि प्रताप बड़ा बलशाली था, प्रताप बड़े बलवंत थे। राजपुताना मध्य भारत सभा, राजपुताना के मध्य में कौन है भैया? अजमेर में है।
है ना। अच्छा, इसका जो है स्थापना जो की गई थी चांदनी चौक में दिल्ली में की गई थी, लेकिन बाद में इसका मुख्यालय कहाँ स्थापित कर दिया गया था, अजमेर में स्थापित कर दिया। जमुनालाल बजाज साहब है, विजय सिंह जी पथिक साहब है, गणेश शंकर विद्यार्थी, चांदकर्ण जी शारदा, उस समय के जो बड़े व्यक्ति थे उनका इसकी स्थापना में मुख्य रूप से योगदान रहा था राजपूताना मध्य भारत सभा का। ध्यान ये रखना है कि इन्होंने राजनीतिक चेतना का संचार किया ही था, सबने किया था। रियासतों में कांग्रेस का प्रचार प्रसार किया ही था, सबने किया था। लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, जो इंपॉर्टेंट विषय रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है वो ये रहने वाली है कि इन्होंने उत्तरदायी शासन की स्थापना करने का प्रयास किया था। किसने? राजपूताना मध्य भारत सभा ने। इंपॉर्टेंट चीज है, जोश को बनाए रखिएगा, उमंग को बनाए रखिएगा, उत्साह को बनाए रखिएगा, क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है। क्योंकि हमें सिलेक्शन इसलिए लेना है कि हमें अपनों के लिए सिलेक्शन लेना है, और अपनों के लिए सिलेक्शन लेना है तो जी जान से अपने को झोंक के रखना है। और झोंक के रखना है तो हमें ये याद रखना है कि इसके 4 सम्मेलन होते हैं, 1918 में, 1919 में, 1920 में और फिर से 1920 में, है ना। तो 1918 का सम्मेलन इसका सिंपल सा है, दिल्ली। राजपूताना मध्य भारत सभा के सम्मेलन कहाँ कहाँ होते हैं वो मैं आपको याद करवाता हुआ जा रहा हूं सा। क्या याद करवाता हूं भैया? ये याद करवा रहा हूं कि दिल्ली, DA, ठीक है, डी से दिल्ली। सबसे पहला सम्मेलन कहाँ होगा? सबसे पहला तो राजधानी में होगा भैया। तो दिल्ली में हमने सबसे पहला सम्मेलन कर दिया। फिर हमने कहा कि अब हम पंजाब की तरफ घूमने जाएंगे। ये दिल्ली से हम आ जाते हैं पंजाब। पंजाब में कहां पे? पंजाब में हम आ चुके हैं अमृतसर में, ठीक है। कहा कि अमृतसर में सम्मेलन कर दिया तो अब हम अजमेर में चलेंगे। कहां चलेंगे? अजमेर में चलेंगे। और फिर हम कहां चले जाते हैं? फिर हम नागपुर में चले जाते हैं, महाराष्ट्र में। सीधा सीधा सा नक्शा है। सबसे पहला राजधानी में होगा, फिर पंजाब, अजमेर और नागपुर। ये 4 सम्मेलन जरूर याद रख लेना। अध्यक्षता किस किसने की थी? सबसे पहले वाले की थी, कक्षा 10th की किताब में दे रखा है, गिरधर शर्मा। सबसे पहले सम्मेलन की अध्यक्षता गिरधर शर्मा। बाद में तीसरे वाले की जमुनालाल बजाज साहब करते हैं। गणेश नारायण सोमानी जी चतुर्थ सम्मेलन की अध्यक्षता करते NC केलकर को भी बाद में अध्यक्ष चुना गया था। बस ये सारी की सारी चीजें हो गई है आपके राजपूताना मध्य भारत सभा की, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला देखते हैं राजस्थान सेवा संघ। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न जहां से बार बार जहां से प्रश्न पूछे गए हैं वो राजपूताना वो सेवा संघ है, राजस्थान सेवा संघ है। स्थापना इसकी वर्धा में होती है रे भैया। कब होती है रे भैया? 1919 में होती है। कहां होती है? महाराष्ट्र के वर्धा में स्थापना होती है। कौन कौन संस्थापक होते हैं? इन 5 नामों को किसी भी स्थिति में मत भूलना। कौन कौन 5 नाम है भैया? A फॉर अर्जुन लाल सेठी, क से कबूतर। एक हमने इंग्लिश का पहले ले लिया, एक हमने हिंदी का पहले ले लिया, ठीक है। अर्जुन हो गए हैं भैया, ठीक है। फिर केसरी हो गए हैं भैया, याद करते जाना है भैया। उसके बाद में 2 और याद कर लो। हरि हो गए हैं, हरि भाई किंकर हो गए हैं। राम हो गए हैं, राम नारायण चौधरी हो गए हैं। इन सब से मिलके अपनी विजय कर ली थी। विजय सिंह पथिक सेवा संघ के तो 5 संस्थापक सदस्य थे। वो बार बार प्रश्न पूछा गया है और हो सकता है इस बार भी प्रश्न पूछ ले, इसलिए बहुत अच्छे से इसे तैयार कर लेना। मुख्यालय स्थापना 1919 में वर्धा में होती है। बाद में इसका मुख्यालय जो है वो अजमेर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अगला राजपूताना हरिजन संघ। हरिजन संघ की स्थापना जो की थी वो भारत में महात्मा गांधी ने की थी, और बापू ने यहां जिसको भेजा था वो हरविलास शारदा को भेजा था। ह से हरिजन, देखो ये हरिजन, ठीक है। कौन आ रहा है? हरविलास। या लो भैया, हरिजन की किसने स्थापना? हरविलास शारदा ने की थी। फिर खांडलाई आश्रम। खंड खंड में क्या बिखर जाती है? खंड खंड में मणि बिखर जाती है। माणिक्य लाल वर्मा, याद कर लेना। एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। खंड खंड में कौन बिखरती है? खंड खंड में मणि बिखर जाती है। तो खांडलाई आश्रम, माणिक्य लाल वर्मा। राजपूताना हरिजन, हरिजन से हरविलास कर लेना रे भाई। खांडलाई से माणिक्य लाल कर लेना। और महिला मंडल, महिलाओं पे उस समय क्या दिखाई? दया दिखाई है रे भैया। शंकर भगवान ने सोमवार के दिन दया दिखाई है, दया शंकर। लेकिन महिलाएं हमेशा हर क्षेत्र में आगे रहती है। नारी शक्ति हमेशा हमेशा पूरे जज्बे के साथ में, हमेशा हमेशा पूरी मेहनत के साथ में आगे रहती है। और मुझे कवि की 2 पंक्तियां, क्योंकि मैंने ये महिला मंडल देखा है तो मुझे याद आ जाती है वो 2 पंक्तियां
कि इस धरती से मात्र शक्ति का मान नहीं जा सकता है। बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी है कवि ने कि इस धरती से मात्र शक्ति का मान नहीं जा सकता है, नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है। और अंत में जो 2 लाइनें लिखी है वो लाइनें निसंदेह रूप से प्रत्येक करके कहानी और हमारे रोंगटे खड़े कर देगी कि बेटा अगर हो, वापस की नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है, बेटा अगर हो तो बेशक चूल्हा ठंडा रह जाए और बेटी अगर हो तो भूखा मेहमान नहीं जा सकता है। तो ये हमारी नारी शक्ति है भैया। तो उस नारी शक्ति की स्थापना, उस महिला मंडल की स्थापना किसने की है? दया शंकर जी ने की है रे भैया। वागड़ सेवा मंदिर, उस वागड़ में कौन सेवा करेगा? जो भोगी आदमी होगा, जिसने खुद ने भोगा होगा वही तो सेवा करेगा। सेवा किसकी करनी है? जो भोगी आदमी होगा। तो वागड़ सेवा मंदिर किसने? वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना भोगीलाल पंड्या ने। और वागड़ सेवा संघ की स्थापना भी भोगीलाल पंड्या ने। इस संगठन ने बाद में भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था। यह प्रश्न पूछा गया है, इसलिए याद कर लेना। मारवाड़ लोक परिषद, मारवाड़ वालों ने कहा तुम्हें क्या करोगे भैया, सब लोग कुछ ना कुछ बना रहे हैं, मारवाड़ वाले तुम क्या करोगे? अरे हम तो इस रण को छोड़ रहे हैं। तो मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना किसने? रणछोड़ दास जी गट्टानी साहब ने की है। ठीक है। मारवाड़ किसान सभा, बलदेव राम मिर्धा यहाँ के किसानों के बहुत बड़े नेता हुए थे मिर्धा साहब। तो मिर्धा साहब ने इस मारवाड़ किसान सभा की स्थापना की है। याद कर लेना, बड़ा महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद कर लेना। वनवासी सेवा संघ, फिर से हमने भोगीलाल पंड्या को ले लिया है भैया। तो ये सारे के सारे संगठन हमने बहुत अच्छे से याद कर लिए हैं। अच्छा, और 2-3 और बच्चे। सर्व सेवा संघ, सबकी सेवा जो करेगा वो सिद्ध व्यक्ति होगा। मैंने ऐसे याद कर रखा है, मेरे गांव में एक सिद्धू नाम का व्यक्ति है। सिद्धू नाम का व्यक्ति क्या है? भाई है। अच्छा, भाई है तो व्यक्ति भी तो है ना? हाँ, जैसे भी है, दोनों ही है, व्यक्ति भी और भाई भी है। खैर, कुल मिला के मजाक के संदर्भ में कर रहा हूं, लेकिन याद करवाने के लिए कर रहा हूं कि आपके आसपास में कोई भी सिद्धू है तो उसे यह कल्पना कर लेना कि वो सर्व सेवा करता है। या नवजोत सिंह सिद्धू को याद कर लेना रे भैया, वो सबकी सेवा करता है, इसी हिसाब से याद कर लेना। तो सर्व सेवा संघ की स्थापना किसने? सिद्धराज जी ठड्डा ने की है। महिला शिक्षा सदन हमारे अजमेर के हटुंडी नाम के स्थापने हैं। और लास्ट में अगर मित्र बनाना है तो किसके जैसे बनाना है? साधु सीताराम दास जैसा आप लोगों को मित्र बनाना है। इस चीज को जरूर याद कर लेना। ठीक है, वापस में एक बार फटाफट से रिवीजन करवा देता हूं। मित्र किसकी तरह बनाना है? साधु सीताराम की तरह बनाना है। महिलाओं को शिक्षा हमने कहां दी है? महिलाओं को शिक्षा हमने हटुंडी अजमेर में दी है। सर्व सेवा संघ कौन? सर्व सेवा संघ सिद्धराज ठड्डा हो गए हैं। कौन हो गए हैं? सबके काम को सिद्ध करते हैं, वो सर्व सेवा संघ में रहते हैं। ठीक है। वनवासी सेवा संघ, वनवासियों की सेवा कौन कर रहा है? वनवासियों की जो सेवा कर रहा है भैया, वो वनवासियों की सेवा भोगीलाल कर रहा है। जो खुद ने भोगा है वही सेवा कर रहा है। मारवाड़ किसान सभा, मारवाड़ के किसान कहते हैं कि हमें बल दीजिए। तो बलवंत अलग है, बलदेव अलग है। बलवंत ने प्रताप सभा की स्थापना की थी और बलदेव ने मारवाड़ किसान सभा की स्थापना की है। मारवाड़ लोक परिषद ने क्या किया है? मारवाड़ लोक परिषद ने रण को छोड़ दिया है, रणछोड़ दास हो गए हैं। ठीक है। उसके बाद में वागड़ की सेवा भोगीलाल, वागड़ में सेवा संघ भोगीलाल। ठीक है। राजपूताना हरिजन, हरि से हमने हरविलास को याद किया है। खंड खंड में क्या बिखरा है? मणि बिखरी है। महिला मंडल, महिला मंडल पे दया दिखाओ रे भैया, दया शंकर। राजस्थान सेवा संघ मैंने 5 नाम, अ से अर्जुन लाल सेठी, क से केसरी सिंह जी बारट। उसके बाद में हरि को बुला लिया, उसके बाद हरिभाई किंकर, और उसके बाद में राम को बुला लिया, राम नारायण चौधरी। ये चारों मिलके 5वां विजय सिंह जी पथिक होते हैं भैया। 1919 में स्थापना होती है, वर्धा में स्थापना होती है। उसके बाद में हमने राजपूताना मध्य भारत सभा के 4 सम्मेलन, पहला दिल्ली देखा है, दिल्ली से अमृतसर जाते हैं, अमृतसर से अजमेर आते हैं और अजमेर से नागपुर चले जाते हैं। ये क्रमशः याद कर लेना। ठीक है। उसके बाद में हमने क्या देखा है? उसके बाद में प्रताप सभा, बलवंत सिंह मेहता, राजपूताना मध्य भारत सभा हमने देख ही ली है। वीर भारत सभा केसरी सिंह जी की। हिंदी साहित्य समिति, हिंदी साहित्य कौन? पूरे जो जगत का नाथ होगा वही हिंदी साहित्य पढ़ पाएगा। राजपूताना हितकारिणी सभा, राजपूतों का हित किसमें होगा? वाटर में होगा। अभी आधे घंटे के ब्रेक के बाद 9 बजे से जो फिर से क्लास होने वाली है वो क्लास होने वाली है जो आपके सब इंस्पेक्टर में काम आएगी, जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में काम आएगी, जो आपके स्कूल व्याख्याता में 3rd ग्रेड में 1st लेवल, 2nd लेवल,
वरिष्ठ अध्यापक में और लैब असिस्टेंट में काम आने वाली है। उस क्लास के लिए हम मिलते हैं फिर से आज रात 9 बजे ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे। आशा करता हूं कि बहुत अच्छी आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। प्रेमलता दीदी, कृष्णा जी, ममता जी चालिया, नीलम राजावत जी, अमन शेखावत जी, सबको, दिनेश दानसा, जय माता जी की, प्रज्ञा शर्मा, रवि कुमार जी मीना, मधुसूदन सिंह, सबको जय माता जी की, सबको गणी गणी जय माता जी की और सबको अनंत भविष्य की सुखदायी शुभकामनाएं चक्रवर्ती लखावत के द्वारा। थैंक यू सो मच।